गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में देख लिया था। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक ना। तो हमको ये इक्वेशन मिली थी आई एम साइन ओमेगा टी, ओके। ये किसके लिए थी, इस टाइम के लिए, इस टाइम इंटरवल के लिए हमको आई इक्वेशन मिली थी। और एक ये मिली थी, ये किस टाइम के लिए थी, ये t/2 टी और टी हाफ सर्किल के लिए 0 था, और हाफ सर्किल के लिए आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक ना। उसके बाद में हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी, एवरेज वैल्यू निकाली थी, ठीक ना, वोल्टेज एंड करंट की। और उसके बाद में हमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी, आरएमएस वैल्यू निकाली थी करंट और वोल्टेज की। आज जो बात कर रहे हैं थर्ड, वो बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ध्यान रखना। आज का जो है थर्ड पॉइंट मान लो कुछ भी, अर्ध तरंग, अर्ध तरंग विष्ट, अर्ध तरंग विष्ट कार्य की दक्षता, ठीक है ना, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी इंग्लिश के अंदर। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी दक्षता का मतलब देखो होता क्या है, समझने की कोशिश करना है इसको। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक ना। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आप इधर ये प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर इस प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ठीक ना, किस अनुपात के अंदर दिष्ट वोल्टता में बदलता है, या जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको किस अनुपात में इस दिष्ट धारा में बदलता है, ठीक है ना। कितने पार्ट को ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है या प्रत्यावर्ती धारा है इसके कितने पार्ट को, ठीक ना, ये दिष्ट वोल्टता में या दिष्ट धारा में बदल सकता है, इसका जो माप होता है वो दक्षता कहलाती है, ठीक है ना, ओके। तो देखिए इसको आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि अर्ध तरंग विष्ट कार्य की दक्षता एफिशिएंसी, ठीक ना, अर्ध तरंग विष्ट कार्य की दक्षता एफिशिएंसी जो हमको मिल रही है निर्गत, ठीक ना, निर्गत स्पंदमान, ये स्पंद निर्गत स्पंदमान विष्ट धारा, ये दिख रहा है ना, निर्गत स्पंदमान विष्ट धारा थ्योरी। हम ये धारा ना लेके यहाँ पे शक्ति का यूज करेंगे, ठीक है ना, पावर का। निर्गत स्पंदमान विष्ट शक्ति, निर्गत स्पंदमान विष्ट शक्ति तथा तथा निविष्ट निविष्ट प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात के बराबर होती है,
ठीक है ना, बराबर होते हैं या का अनुपात होती है। ओके, अर्थात इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दक्षता को। ओके, और ये क्या होती है, निर्गत विशिष्ट शक्ति। ठीक है, और निवेशी या निविष्ट, ठीक है ना, निवेशी बोल दीजिएगा या निविष्ट बोल दीजिएगा, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती शक्ति, और यदि परसेंटेज भी निकालना हो तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको हम किससे लिखते हैं, निर्गत शक्ति, निर्गत विशिष्ट शक्ति, इसको PDC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, निर्गत विशिष्ट शक्ति PDC। और निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति इसको PAC से लिखते हैं, ठीक है ना, इसको PAC, और ये मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे PDC कितना होता है, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो निर्गत विशिष्ट शक्ति है, निर्गत विशिष्ट शक्ति PDC, ये PDC क्या होती है, ये जो आपका देखो ये जो लोड RL लगा रखा है आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में, ये डायोड है, तो इससे जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, तो जब ये करंट RMS इस लोड से निकलती है तो यहाँ पे जो उत्पन्न शक्ति है, ठीक है ना, या इस RL से जो क्षय शक्ति है वो कितनी होगी, RMS स्क्वायर RL, ठीक है, ये शक्ति होती है। तो ये RL, ठीक है ना, ये शक्ति होती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो ये हो गई कि ये PDC एवरेज के लिए है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से किसी लोड के अंदर ये IDC PDC की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती की नहीं है, PDC। तो यहाँ से IDC की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, ठीक है ना, RMS की वैल्यू नहीं रखेंगे, ये प्रत्यावर्ती के लिए होती है, ठीक है ना, RMS वैल्यू प्रत्यावर्ती के लिए होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती करंट के लिए जो एवरेज होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। इस प्रत्यावर्ती के लिए एक पूर्ण चक्कर के अंदर यदि हम एवरेज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, इसलिए हम यहाँ से इसके लिए RMS का मान कैलकुलेट करते हैं। जबकि DC करंट में जो एवरेज होता है वो 0 नहीं होता है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने IDC को रिप्रेजेंट किया था, तो ये Im/π इसकी वैल्यू आई थी। ओके, तो हम यहाँ पे RMS ना लेके क्या लेंगे, IDC, PDC के लिए IDC लेंगे। तो यहाँ पे जो ऊर्जा क्षय हो रही है वो ऊर्जा कितनी क्षय होती है, पावर, ये IDC स्क्वायर RL। ओके, तो ये IDC स्क्वायर RL, यहाँ पे IDC की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। IDC की वैल्यू क्या होती है, Im/π, ये स्क्वायर, ये पाई का स्क्वायर RL। और भी यदि आप कुछ यहाँ पे पुट करना चाहो तो पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना ठीक है, पहले इतना देखते हैं इससे क्या वैल्यू निकलती है। ओके, अब हम बात करते हैं PAC
निविष्ट या निवेशी, ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम। ओके, निविष्ट प्रत्यावर्ती, निविष्ट प्रत्यावर्ती धारानिक शक्ति, निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। तो ये जो निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति है, ये देखिए, ये जो आपका आपने ये ट्रांजिस्टर है, ठीक ना, तो ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है। दूसरा ये आपकी सेकेंडरी कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे जो वी आई वोल्टेज लगता है, तो यहाँ पे वी एस वोल्टेज प्राप्त होता है। और ये डायोड है, ये आपका लोड प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायोड का जो प्रतिरोध है वो आर एफ है, और ये जो द्वितीय कुंडली है, इस द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध है वो आर एस है, ठीक है। तो जब ये वी एस वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद डायोड के ऊपर, इस लोड प्रतिरोध के ऊपर, और जो द्वितीय कुंडली है, इस द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों के ऊपर जो शक्ति का क्षय होता है, ठीक ना, उस वो शक्ति का क्षय इस पीडी, ये जो है आपकी पीएसी, ठीक ना, निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति के इक्वल होता है। समझ गए? पीएसी किसके बराबर होता है? आई आर एम एस स्क्वायर और आर एफ प्लस आर एल प्लस आर एस, ठीक है। लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो कि प्रत्यावर्ती शक्ति, जो निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति है वो, चलो मैं लिख देता हूँ, आपकी कंफ्यूज होगी। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध, ठीक ना, लोड प्रतिरोध, द्वितीय का प्रतिरोध कितना है? आर एस, लोड प्रतिरोध आर एल, तथा डायोड प्रतिरोध आर एफ पर शक्ति के बराबर होती है। अर्थात जो पी एसी है आपकी, ये आर एम एस स्क्वायर, ठीक ना, किसके ऊपर? आर एस के ऊपर प्लस आई आर एम एस स्क्वायर, किसके ऊपर? आर एल के ऊपर, लोड प्रतिरोध के ऊपर, प्लस आई आर एम एस स्क्वायर, किसके ऊपर? आर एफ के ऊपर, डायोड के ऊपर। ये होती है, इन सब का योग होती है ये, अर्थात आई आर एम एस स्क्वायर। यहाँ से हम ये कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिल रहा है? आर एस प्लस आर एल प्लस आर एफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख सकते हैं हम, आर एम एस स्क्वायर। ओके, तो ये आर एस प्लस आर एफ को हमने आर लिखा था, आर प्लस, और ये लोड का आर है। ओके, तो ये पी ए सी की वैल्यू आती है। यहाँ से आप वैल्यू इसकी आर एम एस की वैल्यू पुट करना चाहो तो ये वैल्यू होती है आई एम स्क्वायर अपॉन 2, और 2 का हो जाता है 4, ठीक है ना। आर एम एस की वैल्यू होती है आई एम अपॉन 2, तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो गया आर प्लस आर एल। ओके, सो हटा रहा हूँ।
सो दक्षता कितनी होगी P BC अपॉन PAC 100%। तो P DC की वैल्यू क्या है IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, P DC की वैल्यू IM स्क्वायर पाई स्क्वायर RL, ठीक है ना। और ये इसमें डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये बाकी सारा पार्ट नीचे आ जाएगा IM स्क्वायर, ओके। ये इसमें भी ये RL ऊपर है, ओके। और R प्लस R है, ये वैल्यू आई और ये मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए ये IM स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और बाकी ऐसा कैसे बच गया, तो ये 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये RL अपॉन R प्लस R है, ओके। तो ये आपकी नीटा मिली आपको। तो दक्षता इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होती है 40.6% अपॉन, ठीक है ना। ये RL है, यहाँ पे RL का नीचे में डिवाइड करूंगा तो ये R अपॉन RL प्लस 1 हो जाएगा, RL अपॉन RL 1 हो गया और ये R अपॉन RL, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस R अपॉन RL, ठीक है ना, 1 अपॉन R प्लस RL। तो जो दक्षता मिली आपको ये मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये है अंतरिम विशिष्ट कार्य की दक्षता 40% होती है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि इससे देखो क्या इस दक्षता से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखो ईटा इक्वल टू 40.6 1 प्लस R अपॉन RL, ये परसेंटेज की है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या देखने को मिल रहा है कि यदि हम RL की वैल्यू बढ़ाएं, ठीक है ना, RL की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दें तो उस समय क्या होगा, ये R और RL इस टोटल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अधिक का भाग दोगे कम में तो ये वैल्यू कम आएगी, तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और लगभग यहाँ पर 1 बचेगा। तो जो वैल्यू होगी वो 40.6% होगी, ठीक है ना। तो जो अधिकतम दक्षता है, अधिकतम जो दक्षता है, ठीक है ना, वो अधिकतम दक्षता यदि हम इस टर्म को 0 कर दें, R अपॉन RL वाली टर्म को 0 कर दें तो ये 1 होगा, तो अधिकतम दक्षता 40.6% होगी, ठीक है ना। और दक्षता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, RL का मान बढ़ा कर दक्षता बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आया होगा आपको, ये आशा करता हूँ। और देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अधिकतम दक्षता 40.6% का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले तो हम दक्षता का मतलब ऑलरेडी मैं जब स्टार्ट किया था टॉपिक तब बताया था कि दक्षता का मतलब क्या है कि हम देखो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को ये प्रत्यावर्ती वोल्टता या करंट दे रहे हैं और इससे हमको क्या मिल रही है, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज मिल रहा है। तो जो शक्ति हम दे रहे हैं, ठीक है ना, इस रेक्टिफायर को जो पावर जो शक्ति हम दे रहे हैं उस शक्ति का कितना मिल रहा है हमको, ठीक है ना। क्या इधर जो दी गई है वो 100 का 100% शक्ति मिल रही है, ठीक है ना, जितनी शक्ति इधर दी है उतनी की उतनी मिल रही है, या उससे कम शक्ति मिल रही है या उससे ज्यादा शक्ति मिल रही है, वो हम इस नीटा से दक्षता से देखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, नीटा क्या है, नीटा अधिकतम दक्षता 40.6% है। इसका मतलब देखो हमने ये भी लिखा था ना, P
BC/PAC इक्वल टू ये 40.6% ये आया है, अर्थात PDC इक्वल टू 40.6%। ओके, 40.6%। PAC यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि हमको जो मिल रहा है वो जो PAC है, जो हमने पावर दी है, शक्ति दी है, उसका सिर्फ 40% मिल रहा है और 60% लॉस हो रहा है। ठीक है ना। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें सिर्फ हमको 40% मिलता है, जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं या धारा दे रहे हैं, उस धारा का हमको सिर्फ 40% धारा मिलती है। इधर से हमें 100% धारा दी तो इधर 40% धारा मिलेगी, 100% वोल्टता दी तो इधर 40% वोल्टता मिलेगी। ठीक है ना। 100% शक्ति दी, इधर 40% शक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो देखने का नजरिया है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो फायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये पूरी इस 60% है उसकी हानि कर रहा है, नहीं। इसमें होता क्या है कि जो रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ओनली मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो, जो यहाँ पे ये फुल वेव आ रही है एक, ठीक ना, उसमें से जो धनात्मक पार्ट है वो धनात्मक पार्ट ही आगे जा पाता है, जो ऋणात्मक पार्ट है वो ऋणात्मक पार्ट खत्म हो जाता है। मतलब जो आधी पावर इस धनात्मक पार्ट में होती है और आधी पावर जो है ऋणात्मक पार्ट में होती है। तो जो सिर्फ यहाँ पे हमको निर्गत जो पावर मिलती है, ठीक है ना, वो कितनी, वो सिर्फ धनात्मक पार्ट से ही मिलती है, ऋणात्मक पार्ट से नहीं मिलती। तो 50% पावर तो ये यहीं से खत्म हो जाती है। ठीक है ना। बाकी कुछ पावर जो डायोड होता है आपका, ठीक है ना, उस डायोड के प्रतिरोध के कारण कुछ यहाँ पे वहाँ पे पावर सही हो जाती है। ठीक है ना। और जो बाकी पावर मिलती है वो इतनी है। तो जो अंतर्निष्ठकारी है उससे हमको जो हम दे रहे हैं जो पावर, उसकी सिर्फ 40.6% मिलती है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। बाकी ये उतारने का नहीं है, ये इतना था, सिर्फ समझाया है। ओके, और ये उतार देना, ये नोट्स यहाँ से उतार देना। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।